छोटी भाभी की जान संकट में है। बिना पूछे दिया जला देने से सरसों का महंगा तेल फूक जाता है। पूछकर जलाने की चतुराई दिखाने से आंखें रखते हुए भी उनके ना होने का उल्हाना मिलता है। चुपचाप बैठी रहने का एक रास्ता है, और वह भी निष्कंटक नहीं। तब अंधेरे की रानी की उपाधि मिलती है। उनके गरीब माँ बाप की असमर्थता पर तरस खाया जाता है कि उन्होंने इतना भी सलीका सिखाकर अपनी लाडली को नहीं भेजा जो अंधेरे घर में दिया बत्ती कर सके। अपने घर के इस संसार के संबंध में जिसने शासन की इतनी तत्परता सिखाई है, उसी ने अगर बड़ी भाभी को छोटी भाभी बनाया होता तो एक दिन में दो महाभारत से कम न होते। छोटी भाभी तो जैसे बर्फ की डली हैं, सदा ही शीतल और शांत। तेजी और झड़प तड़प का तो नाम ही नहीं। कटुता को कटुता ही नहीं समझती, गालियों को शरबत की तरह पी जाती हैं। लाल और तिरछी आंखों को व्यंग्यपूर्ण कटाक्षों की मीठी मधुर मुस्कुराहट में छिपा लेती हैं। उनके माथे पर बल, मुख पर अपमान की व्यथा कभी देखने में नहीं आई। उधर बड़ी भाभी प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा सूना करके मोमबत्ती की तरह जल जल कर आप ही क्षीण होती जा रही हैं। मझली भाभी के प्रतिरोध ने उनके युद्ध कौशल को मांझ मांझ कर चमकाए रखा था। उनकी कला की निपुणता में जंग ना लगने दी थी। दुर्भाग्य ने उन बेचारी को दुनिया से ही उठा लिया। उनकी मृत्यु का दुख और किस लिए ना सही तो इसलिए बड़ी भाभी को थोड़ा नहीं है। अब टक्कर लेने वाला ही कौन रह गया। छोटी भाभी से आशा थी, पर वे बेचारी मिट्टी का लोदा बनकर आई। वे अगर दिन को रात कहें तो इन्हें कुछ नहीं, वे अगर रात को प्रभात कहें तो भी कुछ नहीं। आने के दिन से इन्होंने उन्हें गृह स्वामिनी, अपने को कृतदासी समझकर ही अपना कार्य आरंभ किया है। बड़ी भाभी के लिए इनका यह स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से वे इन्हें बात बात पे छेड़ती हैं, सहेजती हैं, व्यंग करती हैं, ताना मारती हैं। खुद सुई पकड़ना आता नहीं, पर इनके किए सलमा सितारे के कामों में नुक्स निकालती हैं। माँ बाप तक चलकर उनके आवेश को जगाना चाहती हैं, पर कुछ होता नहीं। वह मर्म स्थल मिलता ही नहीं जिस पर चोट करने से इनमें उफान आए। उनके प्रचंड रोष के ऊपर वर्षा की बूंदों की तरह यह जो अपनी मुस्कान माधुरी बखेर कर शांत भाव से अपने काम में लगी रहती है, वह भी अनेक बार निर्लज्जता की उपाधि से भूषित हो चुकी है। पांचवा दिन है। बर्फ की वह डली एकाएक गलने लगी। मुस्कान ही जिन होठों पर खिलती थी, हंसी ही जिन गालों पर तिरकती थी, वे अचानक व्यथा और आंसुओं से तर हो गए। एक दिन इनके सिए हुए झालरदार सलूके को बड़े भैया के सामने बड़ी भाभी ने मोरी में फेंक दिया और कहा था, मुझे कंगली गवार समझ रखा है, मैं ये सलूका पहनूंगी? दर्जी बुला दो, मैं उससे बनवा लूंगी। भैया ने समझाया, पर वे कब मानी थी। उसी समय दर्जी ने आकर उस तिरस्कृत सलूके को सुंदरता के विशेषण से भूषित करके अपनी ज्ञान गरिमा को खोया था। उस दिन भी गर्व या व्यथा किसी ने छोटी भाभी के अंतःकरण को आंदोलित नहीं किया, किंतु ना जाने कैसे सोमवार की संध्या को जो नहीं होना चाहिए वह हो गया। छोटी भाभी ने आंसुओं की नदी बहाकर क्या नहीं डुबो डाला। अब सुनिए वह बात। तीसरा पहर ढल रहा था। मीठी मीठी धूप इस तरह खिसकती जा रही थी जैसे कोई फैलाई हुई साड़ियों को तहाने के लिए खींच खींच कर रख रहा हो। हवा के तीखेपन से चोट खाकर तुलसी का पौधा तीन तीन बल खा रहा था। सुधा ने कहीं से आकर झूलते हुए पौधे की तीन डालें तोड़ डाली और उन्हें लेकर एक और बैठ गई। उसकी एक एक पत्ती लेकर एक घेरे में सजाने लगी। अब सुधा 3.25 साल की है। मझली भाभी मरते समय उसे 11 महीने की छोड़ गई थी। बेचारी सुधा को शायद ध्यान नहीं था कि वह तुलसी के पौधे की डालियां नहीं, अपनी ताई के बेटे के हाथ पांव तोड़ रही है। यदि ध्यान रहता तो वह कभी वैसा ना करती, क्योंकि भाभी की आंखों का सामना कर सकना कोई साधारण ना था। आनंद से बैठी हुई वह अपने खेल को तरतीब दे रही थी कि बड़ी भाभी की नजर उधर पड़ गई। बटी हुई दाल की पिट्ठी को छोटी भाभी के पास ले आकर चौके में के लिए जा ही रही थी कि उसे एक और फेंक कर झनझन करती हुई वे सुधा के पास जा पहुंची। गरजती हुई बोली, अभागी, यह क्या कर डाला? मैं छोटे भैया के कुर्ते में बटन टाक रही थी। उसे जैसे का तैसा वहीं छोड़कर दौड़ी, पर मेरे जाने से पहले ही सुधा के ऊपर मोटे मोटे कड़ों वाला हाथ पड़ चुका था। वह एक और पड़ी बिलबिला रही थी। कड़े की असह्यत चोट से कनपटी के पास का भाग लाल हो गया था। मैं जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। भाभी के चंडी रूप के सामने किसकी मजाल थी जो उसे उठाता। मुझे देखकर तो उनका क्रोध और भी उबल पड़ा। गरजती हुई बोली,
हाँ हाँ, सब लोग दौड़कर आ जाओ, महाभारत हो गया है ना। पर क्या मैं किसी से डरती हूँ? मैंने मारा है और मारूंगी, ऐसी लाडली को मैं सिर नहीं चढ़ा सकती। मेरे ही सामने दो चार हाथ उस बिलखती हुई बच्ची की ओर जड़ दिए। मैं काठ की तरह देखती रह गई। डालियां और पत्तों को बटोरकर वे तुलसी के वृक्ष के पास ले गई। असंयत प्रलाप के साथ घोर गर्जन करती हुई वे उस दूध मुही बालिका के लिए मौत का वरदान मांग रही थी। मैंने डरते डरते सुधा को उठाया और धीरे से कहा, देखा, अब ऐसा कभी ना करना। प्यार के इन शब्दों को सुनकर सुधा और भी वेग से रो पड़ी। भाभी ने क्रोध की नजर मेरी ओर डालकर कहा, इसी तरह तो लड़कियां सुधरती हैं। लेकर और चुमकारो, फिर कह दो। और जोर से रोई। मैं क्या कहती, चुप थी, पर मन ही मन दुखी थी। मुझे छोटी भाभी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। इतना कांड हो जाने पर भी वे उसी तरह बरामदे में दाल पीस रही थी, उठकर झांकने का भी नाम नहीं। मैंने अभागिनी सुधा को गोद से नीचे डाल दिया और जाकर काम में लग गई। लेकिन सच तो यह है कि मैं एक टांका भी न डाल सकी। मेरा जी उबल रहा था, बड़ी भाभी पर नहीं, छोटी भाभी पर। उनके सरल स्वभाव को अच्छी तरह कोसकर उनकी निष्ठुरता पर दो कड़े व्यंग सुनाने के लिए मैं अस्थिर हो उठी। कुर्ते और सुई को फिर एक बार फेंक कर बरामदे में जा पहुंची। देखती क्या हूँ, छोटी भाभी का आंचल आंसू से तर है। हृदय की अपरिमित वेदना को जैसे बहा देने के लिए उन्होंने आंसुओं का बांध तोड़ दिया है। मैंने कहा, ए भाभी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी बात का जवाब गहरी सिसकियों और आंसुओं की बौछार ने दिया। क्षण भर में ठग दी। मेरे लिए सुधा का हत्याकांड उतना आयोजित नहीं था जितना छोटी भाभी का विलाप कांड। मैं बैठ गई, उनके भीगे कंधे को हिलाकर पूछा, भाभी, भाभी, हुआ क्या? तुम्हें मेरी कसम बताओ, हुआ क्या? दो चार सिसकियों के बाद उनके कंठ से निकल सका, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो यह धोती का पल्लू क्यों भीग गया? अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से तर आंखों को मेरी ओर उठाकर वे बोली, देखो रानी, मैं यह नहीं देख सकती। फूलों के ऊपर कहीं पत्थर का प्रहार किया जाता है। मेरा नाम तो है विनीता, पर छोटी भाभी ने जब से इस घर में कदम रखा है तभी से मुझे रानी बना डाला। मैंने विवश हंसी हंसकर कहा, पर क्या किया जाए? तो तुम्हारा मतलब कुछ ना किया जाए? मैं, सो क्यों, खूब किया जाए। इसी तरह तुम्हारी भांति बैठकर खूब रोया जाए, ढेर के ढेर आंसू बहा दिए जाएं। नहीं नहीं रानी, सो नहीं, अब मैं रो चुकी। उन्होंने आंखों के आंसू पोंछ डाले। तो अब संग्राम करोगी? लाऊं तलवार? संग्राम? क्यों? उसी को तो बचाना है। बस ऐसे कांड अब नहीं हो सकेंगे। तो रोको ना, मैं भी तो देखूं। मैंने कहा, आज ही लो। पर किस प्रकार? वे घर के बाहर की और उंगली का इशारा करके बोली, आज की रात से अपना डेरा वहां लगेगा। वह पुराना टूटा मकान था जो पिताजी ने कभी छोड़ दिया था। मैंने एक बार उस मकान पर नजर फेंक कर पूछा, तो जुदा रहोगी? बस, और कुछ नहीं। निश्चित? सुनिश्चित, उन्होंने कहा। पर बेचारी सुधा का तो उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुधा मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे साथ? और नहीं तो। इतना कहकर वे उठी और अपने कमरे में चली गई। मैं काष्ठवत बैठी देखती रही। अब तक मेरे लिए बड़ी भाभी ही एक पहेली थी। इन छोटी भाभी को तो मैं मिट्टी का ढेर ही समझती थी। आज देखा उनमें कितना दर्प है, कितना वैषम्य है। उनके साथ हंसी मजाक में सम्मिलित होकर मैं समझने लगी थी कि मैं उनको पूरी तरह जान गई हूँ। पर वह निरा भ्रम था। मैंने तो अभी तस्वीर का एक ही पहलू देखा था, और शायद वह भी पूरी तरह नहीं। उनके इस ओजस्वी रूप को देखकर मेरे मन में श्रद्धा और भय का एक मिश्रित भाव पैदा हुआ, जो देर तक बना रहा। थोड़ी देर में उनके सामान की एक गठरी और एक संदूक तैयार रखे थे। सुधा को वे अभय दान देकर उठा लाई थी, और मजे से उनकी गठरी पर चढ़ी हुई सुधा अपने घोड़े को हाँक रही थी। बड़े भैया में कुछ आदर, कुछ बड़प्पन, कुछ गंभीरता और कुछ उनका मित भाषण, इन सब ने मिलाकर एक अत्यंत दबदबेपूर्ण व्यक्तित्व की सृष्टि कर दी। उन्होंने अपने जीवन से सदा खर्च ही किया। पैसा पैदा करने का योग उनकी कुंडली में नहीं है। उधर मजले भैया बिल्कुल उल्टे। उन्होंने स्कूल छोड़ने के समय से ही घर के खर्च का सारा भार अपने ऊपर ले लिया, और बड़ी आसानी से अब तक उसे चलाए जाते हैं। इतना होने पर भी वे बड़े भैया के सामने वे आंख उठाकर बातचीत नहीं कर सकते। छोटे भैया की तो बिसाती क्या, वे तो अब तक लड़के ही हैं। क्या हुआ, कल से 10 रुपए के नौकर हो गए। बड़े भैया के सामने पहुंचते ही उनकी जीभ तालू में लग जाती है। बड़े भैया सचमुच ही हैं बड़े भाग्यशाली, जिन्होंने ऐसे आज्ञाकारी और अनुचर भाई मिले हैं। कभी कभी मौज में आकर वे कुछ कह भी देते हैं, जब तक दो दो बछड़े मौजूद हैं मुझे क्या परवाह।
अभी उस दिन आप चूल्हे के सामने बैठे भोजन करते करते कह उठे, मुझे एक ही दुख है। उस समय बड़ी भाभी जो रायता परोस रही थी और मैं जो रोटी बना रही थी, दोनों ही उनके मुंह से अगली बात सुन के लिए उत्कंठित हो उठी। तब आप बोले थे, यही कि पिताजी दुख दुख तो मेरे हिस्से का भी भोग गए और सुख अपने हिस्से का भी मेरे लिए रख गए। उनकी इस बात पर तो मैं ठहाका मारकर हंस पड़ी, पर भाभी ने कुछ बुरा सा मुंह बनाया। उसी समय बोल उठी, तो कुछ मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? पड़े पड़े खाने को आनंद समझते हो, पर यह नहीं जानते कि पराधीनता का खाना भी कोई खाना है। दूसरे की कृपा का मोहन भोग भी तो मुझे तो कभी नहीं रुचा, पर क्या करूं, सब कुछ सहना ही पड़ता है। तुम इसे भले ही सुख भोग का नाम दो। इस प्रकार अप्रिय रूप प्राप्त हो जाने पर उन्होंने अपने स्वाभाविक भड़प्पन से केवल मौन रहकर उस संवाद को समाप्त कर दिया था। उनकी मौन ही थी जिससे बड़ी भाभी तक भय खाती थी, नहीं तो और सारे घर में वे किसी को क्या गिनती। स्वयं बड़े भैया से विवाद के समय सामना करने में उन्हें संकोच ना होता था। आज जाने क्यों दुनिया पलट गई। आज उन्हीं बड़े भैया के सामने छोटे भैया देवघर निसंकोच भाव से आ खड़े हुए। मैं भैया के लिए पान लगा रही थी, वे मेरे पास ही बैठे हुक्के की नली को मुंह में दिए थे। कभी कभी एक दो फूंक ले लेते थे। छोटे भैया सामने आ खड़े हुए, पर बड़े भैया ने इधर ध्यान ही नहीं दिया। जरूरत भी क्या थी, छोटे भाई को आकर खड़ा होना ही विलक्षण थोड़े ही होता है। वे उसी तरह है। एक बार मुझसे जरूर पूछा, बीनू आज सुधा किधर है? मैं ना बोली, पान लगाने में जैसे सुना ही नहीं। इतनी देर बाद छोटे भैया आप ही बोले, दादा। क्या देवघर, क्या बात है? चाबी चाहता हूँ उस पुराने मकान की, देवधर ने कहा। बड़े भैया, क्यों? देवघर, उसमें रहूंगा। बहू के साथ? छोटे भैया चुप। चुप क्यों हो गया? मैं क्या पूछता हूँ? जी हाँ, वही कहती है। ठीक तो है, चाबी जाकर ले लो। छोटे भैया चले गए। मैंने मन ही मन कहा, नारी तू धन्य है, तू ही वीर को कायर और कायर को सिंह बना सकती है। पान लगाकर मैंने भैया को दिया, पर उन्होंने नहीं लिया। वे बोले, खा लेंगे, रख ले बीनू। वे कुछ विचार मग्न से हो गए। कुछ देर बाद जब मैं दालान से निकल कर गई तो रसोई घर में बड़ी भाभी कुछ कर रही थी। अंधेरा सा हो चला था, चौके में कुछ ज्यादा अंधेरा मालूम पड़ता था, पर वे चुपचाप अपने काम में लगी थी। आज दिया बत्ती वाली उस लौंडी ने अब तक खबर ही ना ली थी। फिर भी सब शांत था। वातावरण स्वयं कारण को शायद समझ रहा था। देखा, छोटी भाभी आई, रसोई घर में जाकर जिठानी के चरणों की रज माथे में लगा ली, पर जीजी के मुंह से इस समय जबान नहीं थी जो कुछ आशीर्वाद तक देती। बाहर आकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर ले चलो। बाहर छोटे भैया और सुधा खड़े थे। भाभी ने मुझसे कहा, घर से जा रही हूँ सही, पर मन से नहीं। किसी ना किसी के मन में तो रहूंगी ही। क्यों रानी, बोलती क्यों नहीं? तुम मुझे भूल सकोगी? मेरे मुंह से उत्तर न निकला। मैं रो पड़ी। छोटी भाभी, रोती हो? छी भाभी, तुम पत्थर हो। ठीक कहा, मेरा नाम ही तो अहिल्या है। अब मुझे विदा दो रानी, सुधा को जाकर सुलाऊं। मैं किवाड़ से चिपट कर रोने लगी। छोटी भाभी चली गई, भैया देवधर भी चले गए, नन्नी मुन्नी सुधा चली गई, पर ए मूर्ख मन, वे गए कहाँ? उस सामने वाले मकान में ही तो हैं। थोड़ी देर में आंसू नहीं रहे। किवाड़ के पास खड़े खड़े थक गई, तब जाकर भीतर बैठ गई। बेचारी बड़ी भाभी चुपचाप काम में लगी थी। समय का एक एक पल जिनकी गर्जना से गूंजा करता था, वे उतनी दारुण नीरवता से सांसें कैसे ले सकती हैं? उन्होंने छोटी भाभी की प्रतिज्ञा नहीं सुनी थी। उन्होंने बड़े भैया के सामने देवधर को खड़े नहीं देखा था। कौन कहाँ जा रहा है यह उन्हें मालूम ना था। उन्हें केवल मालूम था यही कि उनकी देवरानी ने दीपक जलाने के बाद आकर उनके चरणों में प्रणाम किया था। साधारण शिष्टाचार की दो बातें की थी। यह तो उसे करना ही चाहिए था, पर फिर भी उन्हें पूरा आभास मिल गया। मैं अपने खिन्न मन को लिए चुपचाप बैठी थी। एक बार क्रोशिया को लेकर कुछ बुनना चाहा, पर जी कहाँ लग सका। रामायण के भी दो चार पन्ने उल्टे, पर पढ़ ना सकी। तब तीव्र मनोव्यथा मेरे रोम रोम में समा गई थी। इतना भी बल नहीं था कि बड़े भैया के लिए लगाया हुआ पान जाकर उन्हें देती। मजली भैया आज जब लौटे, शायद कहीं किसी मिलने वाले के यहाँ ठहर गए होंगे। आते ही बोले, क्या आज मुझे इतनी देर हो गई है कि सब लोग सोने चले गए? उनकी बात समाप्त होने से पहले ही मैं तो सजग सचेत होकर बैठ गई, पर बड़े भैया अंधेरे में चुपचाप बैठे। बोले, श्रीधर। जी भैया, कहकर उनके पास गए। देख श्रीधर, मैं तो कुछ पैदा करता नहीं हूँ। जी, आपको कुछ ज़रूरत है क्या? यह मैं जानता हूँ, इसलिए तो निश्चित हूँ, पर क्या सदा निश्चित रह सकूंगा भाई? मजले भैया अब तक कुछ ना समझे थे। यह उनके रंग ढंग से प्रतीत हो रहा था। वे बोले, आज यह सब आप क्या सोच रहे हैं? बड़े भैया, सोच रहा हूँ, मनुष्य को और एक गृहस्थ को इन सब बातों पर सोचना चाहिए। श्रीधर, सोचना तो चाहिए, पर आपके लिए तो सोचने के लिए और बहुत से काम है। बड़े भैया, वही तो,
अब वे बहुत से काम मुझसे ना होंगे। मैंने जीवन भर बैठे बैठे सोचा है, सोचने के सिवा मैंने और किया ही क्या है। तुम्हारी भाभी को मालूम है कि मैं सोचते सोचते ही अकर्मण्य बन गया हूँ। पर यह अच्छा है कि तुम ठीक काम पर लगे हो। विनीता भी अपने घर की हो गई, देवधर भी अब रास्ते पर आ गया है। श्रीधर, भैया यह सब आप क्या कहने लग गए अपने आप? यह सब आप ही के तो पुण्य प्रताप से तो हुआ है। मेरे पुण्य प्रताप से? मेरे पुण्य प्रताप से? हुआ तो सचमुच पुण्य प्रताप से ही है, पर मेरे नहीं, पुरखों के। मुझे तो सिर्फ इतना ही श्रेय कि मैं नाटक के इस दृश्य का पर्दा खींचता हूँ। उसी समय बड़ी भाभी ने द्वार के पास आकर कहा, भोजन ठंडा हुआ जाता है। बड़े भैया, हाँ भाई चलो खा तो ले, मैंने भी तो अभी नहीं खाया। मझले भैया हाथ मुंह धोने चले गए। बड़े भैया घर से बाहर निकल गए। थोड़ी देर में छोटे भैया को साथ लेकर आ गए और तीनों भाई खाने बैठे। मैं देखती थी कि छोटी भाभी भी आती हैं या नहीं, पर वे ना आई। सुधा थक कर सो गई होगी, उस अकेली छोड़ वे आती भी कैसे? उस रात को ना बड़ी भाभी ने कुछ खाया ना मैंने। हम दोनों अपने अपने कमरों में देर तक जागते जागते सो गई।